नारी है तू, यह जीवन है। नारी है तू, यह परिवार है। नारी है तू, यह संसार है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज धनबाद झारखंड से हमारे बीच जुड़ी हैं एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री व बहुत सारी मातृशक्तियों की प्रेरणा स्रोत आदरणीय पूर्णिमा सुमन जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ मुस्कान जी आपका, और साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ एमएस केसरी पब्लिकेशन का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और साक्षात्कार का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और बस मैं कुछ अपने मन की भावनाएं जो पन्नों पर उकेरने की कोशिश करती हूँ कि काले अक्षरों से रंगीन शब्दों को बुनती हूँ, काली अक्षरों से रंगीन शब्दों को बुनती हूँ और रचनाओं में संचित प्रेम परोसती हूँ। शब्दों में विचार और भावनाओं का समन्वय, शब्दों में विचार और भावनाओं का समन्वय, जहन में जब्त ख्यालों को कोरे कागज पर लिखती हूँ। जहन में जब्त ख्यालों को कोरे कागज पर लिखती हूँ। मैं पूर्णिमा सुमन झारखंड राज्य के धनबाद जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा बोकारो से हुई है और आगे की शिक्षा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से संपन्न की है। वर्तमान में मैं एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और साहित्य में रुचि होने के कारण मैं साहित्य मंचों से ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ। अभी तक साझा संकलन में 100 से ज्यादा कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। अमर उजाला, ग्राम टुडे, आकाश कवि घोष जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में मेरी कविताएं प्रकाशित हुई है और एकल काव्य संग्रह मेरे अल्फाज के नाम से मेरी पहली काव्य संग्रह प्रकाशित हुई है। और पुरस्कार मुझे बहुत सारे मंचों से मिले हैं, जिसमें मुख्यतः स्वर्ण आभा पुरस्कार, साहित्य अर्पण पुरस्कार, उत्कृष्ट काव्य पुरस्कार और कई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो मुझे प्रदान किए गए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी प्रतिभा को मंचों ने समझा और मुझे मौका मिला, अवसर मिला अपनी रचनाओं को मंचों तक ले जाने का। तो मैं आप लोगों के जैसे जो ऑनलाइन साक्षात्कार करवाते हैं और साहित्यकारों को मौका देते हैं मंचों से जुड़ने का, मैं उन सभी पब्लिकेशनों का, सभी मंचों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो बहुत बस बहुत यही स्वागत मेरे है आदरणीय। जी और बहुत बहुत ही धन्यवाद। शानदार तरीके से आपने अपनी पंक्तियां रखी और बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना परिचय भी रखा। तो आप सभी बहुत समझ धन्यवाद। चुके होंगे कि क्यों मैंने पहले ही कहा है कि आज ये बहुत सारी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। तो पूर्णिमा जी, सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं और एक लेखिका भी हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है मुस्कान जी ने। मैं जितने मंचों से जुड़ी हुई हूँ और साहित्य के क्षेत्र में जब कार्य कर रही हूँ, तो मुझसे बहुत सारे रचनाकार जुड़े हुए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और मैं देखती हूँ युवा जो हैं इसमें बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा उनमें एक उमंग है कि वे साहित्य के लिए कुछ करे। मैं तो देखती हूँ, यहाँ तक देखती हूँ कि निस्वार्थ बिना किसी पैसे की लालच में वो योगदान देते हैं। मेरे मंचों से भी बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं मीडिया के थ्रू, और बहुत सारे कार्यों में मैं उनसे मदद लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम के हम लोग हैं कंप्यूटर के कार्य हमें पूरी तरह से उसका ज्ञान नहीं है, जो आज की युवा पीढ़ी जितनी अच्छी तरीका से उन कार्यों को कर लेती है। तो मैं देखती हूँ कि वो पढ़ाई करते करते हुए भी और साहित्य की सेवा में बहुत ही अग्रसर रहते हैं। ये तो बात उनकी कार्य की है, लेकिन जहाँ तक रचना लिखने की, पढ़ने की बात है, मैं वहाँ भी उन्हें बहुत ज्यादा अग्रसर देखती हूँ। बहुत सारे युवा कलाकार हैं जो मंचों से जुड़े हुए हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि युवा जो हैं उन्हें बस मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो दिन दूर नहीं जब साहित्य के उच्च पायदान पे हमारे युवा कलाकार होंगे। तो क्या बात है। मैं तो मंचों पे उन्हें हमेशा से देखती हूँ, मेरा यही मानना है।
तो आदरणीय, जैसा कि आपने कहा कि युवा आजकल बहुत सक्रिय होकर साहित्य में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया हमारे समाज को या हमारे इस परिवेश को कि आज पुस्तकें बहुत कम बिक रही हैं? देखिए इसका मुख्य कारण युवा नहीं है, इसका कारण है हमारा जो इंटरनेट है, इतना सुविधाजनक हो गया है कि आज हमें महादेवी वर्मा हो या विश्वास हो या फिर कोई भी आधुनिक युग के कवि हों या आगे के युग के कवि-कवियत्री हों, किन्हीं की भी रचनाएँ पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए किताब खलखाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बस गूगल में सर्च कीजिए और वो सारी रचनाएँ हमें मिल जाती है। तो यह कारण है कि वे जब उसमें पढ़ने के लिए अपने आप को सहज महसूस करते हैं, तो वो किताबें खरीदना फिजूल खर्ची समझते हैं और वक़्त की भी कमी है। अगर हम किताब खरीदते हैं, तो हमें पूरी रचना एक साथ संगठित मिलती है। लेकिन हमें अगर एक कविता, कोई ख़ास कविता जो हम मुझे जाननी है या उसके बारे में पढ़नी है, तो बस गूगल है। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ ज़िम्मेदार इसके मैं ये नहीं मानती कि युवा हैं। आज हम और आप भी और लगभग जितने भी लोग हैं, वो गूगल में बस जो सर्च करना चाहे सर्च करके और वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए किताब की जो है माँग थोड़ी कम हो गई है। लेकिन हाँ, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो किताब में पढ़ने से अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। तो मेरे ख़्याल से मुख्य कारण यही है। तो आदरणीय, कोई भी लेखक, क्योंकि आपने भी बताया कि आपकी एक एकल पुस्तक आ रखी है। तो एक लेखक को तो तभी प्रोत्साहन मिलता है जब उसकी पुस्तक कोई पढ़ता है, कोई खरीदता है। अगर कोई खरीदेगा नहीं तो एक लेखक का मनोबल टूटेगा और फिर वो क्यों पुस्तकें प्रकाशित करेगा? तो इसके बारे में बताएँ। सही कह रहे हैं मुस्कान जी, बहुत ही दुःख होता है जब हमारी पुस्तक अमेज़न पर पड़ी रह जाती हैं 2 सप्ताह तक और बाद में लिस्ट से उन्हें आप भी नियम जानती हैं, तो लिस्ट से उन्हें बाहर किया जाता है क्योंकि समय सीमा रहती है। कहीं पर भी आप ऑनलाइन अपनी पुस्तक का जब प्रचार करते हैं और वहाँ अगर एक भी आपको ग्राहक नहीं मिलते हैं, तो फिर आपको वहाँ से सूची से हटाना भी दुःख होता है। लेकिन तब मैं मंथन करती हूँ कि मैंने कितनी पुस्तकों को लोगों द्वारा लिखी गई रचनाओं को मँगवाया है। और बिल्कुल। जब आत्ममंथन करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मैंने खुद भी ऑनलाइन ही जाकर उन लोगों की पुस्तक को देखना ज़्यादा सहज महसूस किया है। तो ये एक विडंबना हो गई है, मैं इसे सुधार तो नहीं सकती, बस ये कह सकती हूँ कि हाँ, किताब मँगवाइए और जो भी रचनाकार आपके पसंदीदा हैं, चाहे वो शायर हैं, कवि हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में जो आपकी रचना में आपकी रुचि है, तो पुस्तक ज़रूर मँगवाइए। पुस्तक में जो ज्ञान आपको संग्रहित मिलेगा और लिखी हुई रचना पढ़ के जो आपको आनंद आएगा, वो ऑनलाइन नहीं आएगा। तो बिल्कुल, इसी से आत्ममंथन बहुत संबंधित हमारा ज़रूरी है। सवाल है, आदरणीय, जी, कि जैसा बिल्कुल। कि आजकल सभी चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही सरलता से मिल जा रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ हों या युवा हों, किसी को भी आप ले सकती हैं, कि उनकी लिखावट में बहुत कमी पाई जा रही है। आप उन्हें देखेंगे तो वो सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं, उनके शब्दों में बहुत कमी पाई जा रही है। वो जब भी अपनी रचनाएँ लिखते हैं, तो उसमें अशुद्धियाँ पाई जा रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं 2 लाइनों में इसका उत्तर देती हूँ। पहला है मार्गदर्शन और दूसरा है अपनी कमियों को जानना। जब हम किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं, आप सब कर रही हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना बिल्कुल। चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो प्रॉपर पढ़ाई करते हैं और कॉम्पिटिशन के ज़रिए हम उसमें प्रवेश पाते हैं। पर एक हुँ, हुँ। साहित्य ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई भी आपको परीक्षा नहीं देनी होती है। और ये बिल्कुल, कारण बिल्कुल। है कि सभी को लगता है कि मैं तो लिख ले रहा हूँ, मुझे मंच मिल ही जा रहा है और अब तो ऑनलाइन ऐसी बाढ़ आ गई है कि लोगों को पुरस्कार भी मिल जाते हैं। तो बिल्कुल, बात यही हो जाती है कि जहाँ पर आपको परखने के लिए कोई कॉम्पिटिशन पार ना करना पड़े, तो वो सहजता से मिल जाने की वजह है कि लोग अपनी कमियों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि एक साहित्यकार को भी साहित्य की ओर अपने कदम बढ़ाने से पहले वो सारे प्रोसेस पूरे करने चाहिए। तभी वो अच्छा लिख पाएँगे, अच्छा पढ़ पाएँगे और मंचों पर अपना नाम कमा पाएँगे। बिल्कुल। इस ऑनलाइन की दुनिया में
बहुत सारे मंच खुल रहे हैं और जो सही में जिनका अभी प्रतिभा अभी निखरने को बचा है, उन्हें भी सम्मान पत्र दिया जा रहा है। सम्मान पत्र एक प्रोत्साहन का एक ज़रिया हुआ करता था, लेकिन आजकल कहीं न कहीं ये व्यापार का ज़रिया बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? मुस्कान जी, मैं मानती हूँ सम्मान पत्र प्रोत्साहित तो करते हैं, जी, लेकिन वैसे मंच जो बिना परखे सम्मान पत्र देते हैं और सिर्फ अपनी प्रसिद्धि करने के लिए सम्मान पत्र देते हैं, तो वो गलत है। और कुछ जी, प्रतिष्ठित मंच हैं जो इस तरह सभी को सम्मान पत्र नहीं बांटते और सही रचनाओं को चुनकर वो तब सम्मान पत्र प्रेषित करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप सचमुच सीखना चाहते हैं, तो फिर वैसे मंचों से जुड़िए जहाँ आपकी परख हो सके। सही गलत में आपको वहाँ रोकने टोकने वाले लोग हों। शुरू में बुरा ज़रूर लगेगा कि मैं तो अच्छा लिख रहा था या लिख रही थी, तो उन्होंने मेरी जो है कि आलोचना क्यों की? लेकिन वो आलोचना आपको एक कदम आगे बढ़ा देगा। तो मैं यही कहूँगी कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मंच से जुड़ेंगी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर आपको कम समय में ज़्यादा प्रसिद्धि पाने की लालसा है, तो फिर आप किसी भी मंच से जुड़ के सम्मान पत्र पा के और स्टेटस में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल। सही में चाहते हैं कि मैं अच्छा लिखूँ, अच्छे मंचों से जुड़ूँ और सही में जिसको मैंने आदर्श माना है कोई भी कवि-कवियत्री या किसी भी साहित्यकार को जिसने आपको आपने आदर्श माना है और उस तरह मैं लिखूँ, तो मुझे लगता है कि आपको चयन करने का अधिकार है। आप चयन करें, अच्छे मंचों का चयन करें और उस मंचों से जुड़े, देखिए आप में निखार ज़रूर आएगा। तो आदरणीय जैसा कि आपने बोला कि अच्छे मंचों का चयन करें, लेकिन एक साहित्यकार जब जुड़ता है तो उससे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं, चाहे वरिष्ठ हो या युवा हो, मैं किसी भी एज की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो इस धांधली में फंस जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो जिस मंच से जुड़ रहे हैं वो कहाँ से रजिस्टर्ड है, वो सम्मान पत्र दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं। वो इन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको आप कैसे जागरूक करना चाहेंगे? देखिए मुस्कान जी मेरा मानना है कि आप जब भी साहित्य में कदम रखते हैं, तो किसी को देख कर के नकल करने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरह से हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर कोई मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकता, उसी तरह हर कोई बिल्कुल। साहित्यकार बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। नहीं है, हाँ, तो ये आपका मन जानता है कि आप किस तरह की रचनाएँ कर रहे हैं। आपको परख है कि आपकी रचनाएँ किस तरह की है। दूसरे आपकी बड़ाई करे, वाहवाही करे, तालियाँ बजा दें, आपको सम्मान पत्र दे दें, लेकिन आपका अंतर्मन जानता है कि आप किस तरह की रचनाएँ कर रही हैं। आप कहाँ पर हैं बिल्कुल, ये आप खुद जानती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि आप मंचों का जब भी चयन करें और पूरी तरह से देखें कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो, तभी आप उससे जुड़े और जुड़ करके आप उस साहित्यकारों को देखें, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो किस तरह की रचनाएँ कर रहे हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितनी देर इस मंच के साथ जुड़े होना चाहिए। तो बिल्कुल, ये परख जो है आपको खुद से ही करना होगा और ये सही गलत का किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सही गलत का परख खुद से ही करना पड़ता है। तो अपने आप को बिल मजबूत बनाइए, बस मैं यही कहती हूँ और 4 लाइनें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ज़िंदगी का जो सफ़रनामा है इसका कोई भी अंतिम छोर नहीं है और सभी को अपने अरमानों के दरवाजे खुले रखने चाहिए, साहस और धैर्य रखना चाहिए, तो ज़रूर एक ना एक दिन ज़िंदगी दस्तक देती है और वो जहाँ पहुँचना चाहें, वहाँ वो पहुँच सकते हैं। तो 4 लाइन रखती हूँ कि घनेरे बादल एक दिन छँट जाएँगे कि घनेरे जी, बादल एक दिन छँट जाएँगे और प्रखर किरणें रास्ते में बिछ जाएँगे। दृढ़ निश्चय कर कर्म स्वयं का कर कि दृढ़ निश्चय कर कर्म स्वयं का कर, आत्मविश्वास की ज्योति से तब मिट जाएँगे। आत्मविश्वास की ज्योति से तब मिट जाएँगे। तो बस अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी लेखनी का जोर पन्नों पर रखिए, देखिए आप फिर ज़रूर ही अच्छा लिख पाएँगे। बहुत ही शानदार आदरणीय।
तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से आदरणीय, हम जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से साहित्य में अपनी पहली कदम रखी थी और आपकी पहली रचना कौन से विषय पे थी? देखिए मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था। मैं 4 लाइनों को जोड़ कर के लिखने की कोशिश करती थी स्कूल टाइम से भी और कविता पाठ अच्छा, और जितने भी प्रतियोगिता है उसमें बराबर भाग लेती थी। मैंने कॉलेज स्तर पर भी पुरस्कार जीते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर लिखना मैंने बहुत वर्ष नहीं हुए हैं। 3-4 वर्षों से मैंने प्रॉपर लिखना शुरू किया और इसी दौरान मैंने अपने मन के भावों को पन्नों पर लिखने की कोशिश की और जो-जो भावना मन में आते गए, चाहे वो किसी भी तरह का विषय रहा, मैंने उसे लिखना आरंभ किया। तो अच्छा, हाँ, सुधार मैंने किया मंचों से जुड़कर। ये मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहती हूँ अपने श्रोतागणों को कि बहुत गलतियाँ थी मेरे लेखनी में, लेकिन मंचों से जुड़कर, लोगों को सुनकर, पढ़कर ही मैंने सुधार किया है। तो मैं चूँकि हिंदी में स्नाकोत्तर हूँ और मैं हिंदी साहित्य को पढ़ी हूँ, जानती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ़ पढ़ने से नहीं होता जब तक आप उसको खुद से लिखते नहीं। तब आपको पता बिल्कुल, होता है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो लोगों को सुना, पढ़ा और तब बहुत सारे सुधार कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और जहाँ तक मेरी पहली रचना की बात है, तो मैंने सफ़रनामे पर एक कविता लिखी थी। तो मैं अपने हुँ, श्रोतागण से जुड़ना चाहती हूँ और अपने शब्दों को रखती हूँ आप लोगों के समक्ष बिल्कुल। कि ज़िंदगी के सफ़रनामे में कोई सफ़र अंतिम नहीं होता। कि हुँ, ज़िंदगी हुँ, के सफ़रनामे में कोई सफ़र अंतिम नहीं होता और वक़्त के फरमाने में कोई कहर अंतिम नहीं होता। क्या बात है! मुश्किलें कई राहों में आज़माइशें लेगी, मुश्किलें हुँ, कई हुँ, राहों में आज़माइशें लेगी और उम्र भर मंजिल की तलाश में सफ़र तो कभी ख़त्म नहीं होता। और न बिल्कुल। सोच तूने क्या खोया, क्या पाया है। न हुँ, सोच हुँ, तूने क्या खोया, क्या क्या खोया, पाया है क्या पाया और है? सफ़र में मिले जी बहुत धन्यवाद और सफ़र में मिले ईंटों को भला कौन गिन पाया है। गिर कर सँभलना खुद से ही होता है। गिर कर हुँ, हुँ, सँभलना खुद से ही होता है और कोई देता नहीं यहाँ साथ। कोई देता नहीं यहाँ बेटा नहीं साथ, सुनना। गिर कर सँभलना होता है, गिर कर सँभलना होता है। सच होंगे सपने जो तुमने देखे हैं, सच होंगे सपने जो तुमने देखे हैं और मानी जो न हार तो ये जग तुम्हारा है। आज यहाँ आज यहाँ तो कल कहीं और ठिकाना है। आज यहाँ तो कल कहीं और ठिकाना है और बदलते सफ़र में स्वयं को दृढ़ बनाना है। बदलते सफ़र में स्वयं को दृढ़ बनाना है। और एक उदाहरण है कि समांतर में प्रकृति भी स्वरूप बदलती है। समांतर हुँ, में प्रकृति भी स्वरूप बदलती है और पतझड़ में पल्लव सारे झड़ जाते हैं। सूखी खड़ी शाखाएँ सावन में फिर खिल जाते हैं। सूखी खड़ी शाखाएँ सावन में फिर खिल जाते हैं। सदैव रहता नहीं कुछ भी, सदैव रहता नहीं कुछ भी, सृष्टि ये सिखलाती है। और हर हुँ, दिन नए सफर में नया मोड़ होता है कि हर दिन नए सफर में नया मोड़ होता है और शामिल हर मनुष्य इस दौड़ में होता है। जीवन में जीवन जीवन में मंथन जीवन कई बार करता है। जीवन में मंथन जीवन कई बार करता है और जो अमृत कलश चाहिए तो विष पीना पड़ता है और जो अमृत कलश चाहिए तो विष पीना पड़ता है। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ कि जाता वक्त रुकता नहीं दरिया सा बह जाता है कि जाता बिल्कुल। वक्त रुकता नहीं क्या दरिया सा नहीं? बह जाता है और साथ साथ चलता है मीलों तक जाता है। रहना है रखना है यकी खुद पर रखना है यकी खुद पर और कर्म करते जाना है। रखना है यकी खुद पर और कर्म करते जाना है। जिंदगी है एक सफरनामा तय करते जाना है। जिंदगी है एक सफरनामा तय करते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है! बहुत ही बेहतरीन आदरणीय और जिस तरह से आपने अपने अनुभव साझा किए हैं और इतनी प्यारी कविता जो आपने हम सभी के साथ साझा किया है, हमारे श्रोता भी बिल्कुल आपकी कविताओं में अपने आप को कहीं न कहीं महसूस कर रहे थे।
तो आदरणीय इसी से जुड़ा हमारा सवाल है कि एक कवि, एक कवित्री क्या उद्देश्य लेकर एक रचना को रचते हैं? या क्या ऐसी भावना होती है जिसे वो महसूस करके कहीं पे भी अपनी प्रस्तुति देते हैं? बिल्कुल। देखिए रचनाकार जो हैं वो हम आप सब हैं। मैं तो बिल्कुल, मानती हूँ कि हर कोई रचनाकार है, क्योंकि हुँ, हम हुँ, रचनाएँ कहाँ से लाते हैं? अपनी ज़िंदगी से। अपनी बिल्कुल, ज़िंदगी से, आस-पास के लोगों के ज़िंदगी से और जो कुछ घटता है समाज में, बस उसी को हम रचना के रूप में पन्ने में उतारते हैं। तो रचनाकार हम सब हैं। इस पृथ्वी पर हर कोई अपनी ज़िंदगी का रचनाकार है। हाँ, बस यही है कि कुछ हैं जो शब्दों को सँभाल लेते हैं तो वो लेखक और कवि बन जाते हैं और हाँ, हाँ, शब्दों को अगर बिल्कुल, सँभालना नहीं आया तो बस वो मन में हम आप अभी बैठे-बैठे आपके मन में कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल, तो वो सवाल अगर आप मुझसे पूछ पाए, तो आप एक साक्षात्कारकर्ता हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल, प्रश्न मन में ही रख लेंगे, तो फिर आप मुझसे साक्षात्कार नहीं कर पाएँगे। तो बस यही है कि बिल मन की भावनाओं को जो है, अगर आपको लिखना आ गया, तो आप एक साहित्यकार हो आप एक रचनाकार हो जाते हैं। मैं साहित्यकार नहीं कहूँगी, रचनाकार कहूँगी। तो आप एक बिल्कुल, रचनाकार हो जाते हैं। हम मंचों पर जब पढ़ते हैं, मैं अगर अपने बारे में कहूँ, तो मैंने शुरू में जो है श्रृंगार की ही कविता से शुरुआत की थी और उसके बाद जैसे-जैसे जीवन के जिस पहलुओं को मैंने जिया, आस-पास जो कुछ भी देखा, उन सबों को मन के भावों को मैंने पन्नों पर लिखना शुरू किया। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी कविताओं की हर कविता से लोगों को कोई संदेश दे सकूँ। मेरी कविता निरर्थक ना जाए। मेरी कविता बिल्कुल, का उद्देश्य बस यही है कि मेरी हर कविता से एक संदेश हमारे जो लोग हैं उन तक पहुँचे और मेरी कविताओं को सुन के वो ज़रूर चाहे वो श्रृंगार रस की हो या प्रेरणात्मक हो, प्यार की हो, हर कविता को वो अपना कविता समझें। तो ये मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगी मेरी कविता का। जी। तो अभी तक आपकी कविताओं का कैसा अ, रहा है पाठकों के द्वारा? उन्होंने कितना पसंद किया है? मुस्कान जी, मैं अपना सौभाग्य मानूँगी, बहुत कम समय में मुझे बहुत मंचों से बुलाया गया और मैं अभी झारखंड इकाई की अध्यक्ष हूँ, रायबरेली काव्य मंच साहित्य के अंतर्गत और इसके अलावा बहुत सारे मंचों से पदाधिकारी के रूप में जुड़ी हुई हूँ, कार्य कर रही हूँ। लेकिन मेरा चूँकि मैं झारखंड से हूँ, तो मैं झारखंड के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने झारखंड की इकाई बनाई और उससे जुड़कर मैं कोशिश करती हूँ कि झारखंड के जो हमारे साहित्यकार हैं, जिन्हें मंच की तलाश है, मैं उन्हें अपने मंच से जोड़ती हूँ और हर शुक्रवार हमारे मंच के तहत साक्षात्कार का प्रोग्राम रखती हूँ और अच्छा, रचनाकार को आगे लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि लोग उसे जानें क्या और बात उन्हें और ज़्यादा मंच मिल सके। तो ये एक कोशिश है। रही लोगों के पसंद करने की, तो ये तो मुझे लगता है जहाँ तक मैं वाहवाही पे विश्वास नहीं रखती, लेकिन जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं जब वो मेरी रचनाओं को सुनकर कहते हैं कि हाँ, तुमने अच्छा लिखा है, तो उनका अच्छा, ये कहना कि तुमने अच्छा लिखा है, मुझे लगता है कि मुझे पुरस्कार मिल गया। तो बिल्कुल, ये यही बस मैं अपने आप एक संतुष्टि महसूस करती हूँ कि हाँ, अभी तक जितना लिख पाई हूँ, तो कुछ कुछ बेहतर कर पाई हूँ। लेकिन कोशिश है और बेहतर करने की और सीखने की और सीखने का प्रयास जारी रहेगा हमेशा। बिल्कुल। जी, तो एक लेखिका के रूप में, एक कवित्री के रूप में आपकी क्या अभिलाषा है साहित्य में? जी। देखिए, मेरी अभिलाषा तो यही है मुस्कान जी कि मैं भले ही ज़्यादा मंचों से ना जुड़ूँ, कम जी। मंचों से ही जुड़ी और कम ही हुँ, हुँ, कविता लिखूँ। लेकिन हुँ, ऐसी कविता लिखूँ, जो लोगों तक पहुँचे, तो उसको लोग बार-बार पढ़ना चाहें। ऐसा हुँ, नहीं कि एक बार पढ़ के बस उसको दूसरी बार पढ़ने की उन्हें इच्छा ही ना हो। तो हुँ, ऐसी कविता माना लिखूँ, मैं ऐसी कविताएँ लिखूँ जिसे लोग प्रायः पढ़ना चाहें, गुनगुनाना चाहें, शेयर करना चाहें, तो मैं ऐसी कविताएँ लिखने की अभिलाषा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी ही कविताएँ लिखूँ
जो मेरी कविताओं में से 4 लाइन आज आपके मन में भी रह जाए और आप भी कहीं न कहीं उन 4 लाइनों को कहीं शेयर करें, तो बिल्कुल, हर हर साहित्यकार की यही एक अभिलाषा होती है कि उसकी कविता लोगों के मन मस्तिष्क पे छा जाए, तो मेरी भी यही अभिलाषा है। जी। बिल्कुल। तो आदरणीय आप लगातार बहुत ही सक्रिय होकर कार्य कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है आजकल के श्रोता किस तरह के विषय पे ज़्यादा पसंद करते हैं रचनाएँ सुनना? आज के श्रोता बहुत समझदार हैं। मैं तो बिल्कुल। कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आप यूँ ही कुछ बोल के चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। अगर आपने बिल्कुल, विषय बिल्कुल। लिया है कि आप किसी घटना को लेके कविता कर रही हैं, तो उस घटना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हुँ, अगर आप प्रेम की बात कर रही हैं, तो आपको प्रेम अंतर्मन से महसूस होना चाहिए, तभी हुँ, श्रोतागण पसंद करेंगे आपकी कविताओं को। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से बात कर देने से वो उन्हें समझ आ जाती है कि ये कविता कहीं न कहीं कॉपी की हुई है, इधर की 2 लाइनें, उधर की 2 लाइनों के जुड़ाव से ये कविता बनी बिल्कुल। है। तो हुँ, हमारे हुँ। श्रोतागण बहुत ही सजग हैं, बहुत ही परख करते हैं आजकल। और रही विषयों की, तो मैं तो देखती हूँ कि अभी जो हैं रचनाकार, हर तरह के विषय पे लिखते हैं। एक समय था जब एक युग चलता था कि हाँ, ये युग जो है कि ज़्यादातर छायावाद का युग है, ये युग है प्रगतिवाद का युग है और ये युग है जो बिल्कुल। आपका श्रृंगारिक रस के कवि ज़्यादा हुए। लेकिन आज हमारे इस आधुनिक युग में मैं देखती हूँ कि विश्वास जैसे कवि भी हैं और हुँ, ओमकार ओमकार जैसे कवि भी हैं, अंबिका जैन भी हैं, साक्षी जैन भी बिल्कुल। हैं, कल्पना जी भी हैं और हमारी बिटिया भी बहुत छाई हुई हैं। मुझे नाम स्मरण नहीं है, शायद साक्षी हैं, जो वीर रस की कविताएँ करती हैं। तो बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि आधुनिक युग पहले के युग से ज़्यादा बेहतर कर रहा है और किसी वाद में ना पड़ के हर तरह की कविताओं का सृजन कर रहा है। तो आज का युग हर पृष्ठभूमि और हर तरह की कविताएँ सुनना और लिखना पसंद करता है। बशर्ते यही होना चाहिए कि कविताएँ ऐसी हों जो लोगों को मन को छुए। बिल्कुल। धन्यवाद। पूर्णिमा जी, आपसे बहुत सारे सवाल-जवाब करने हैं, लेकिन इसी के साथ ही हम चाहेंगे कि एक प्रस्तुति आप हम सभी के बीच दें, क्योंकि एक श्रोता का बहुत ही निवेदन है कि पूर्णिमा जी से एक रचना सुना जाए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा शब्दों का चयन रखती हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से प्रस्तुत भी करती हैं। जी, बहुत धन्यवाद। अ, प्रेम की कविताएँ लिखती थी और श्रृंगार की कविताएँ लिखती थी, तो मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की थी। ये कविता हो पाई कि नहीं, ये तो मैं आप पर छोड़ती हूँ और हमारे श्रोतागण पर छोड़ती हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक लिखी थी, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि हुँ, हुँ। अ, होता क्या है कि जब आप एक नए बंधन में बंधते हैं, तो आपके सपने, आपकी ख्वाहिशें कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है और आप कह नहीं पाते कि मुझे ऐसी इच्छा थी या मैं ये करना चाहती थी। हुँ, लेकिन हुँ। मेरा सौभाग्य रहा, समय बहुत बीत गया, समय परिवार, घर और बंधनों में बहुत दिन तक व्यस्त रही, लेकिन बाद में जब मुझे समय मिला और मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि मैं साहित्य में कुछ करना चाहती हूँ, मैं इस तरह से लिखना चाहती हूँ, तो मेरे जीवन साथी ने मेरा बहुत ही सहयोग किया और कहीं अच्छा। जाना हो या किसी भी तरह की बात हो तो उन्होंने पूरा समय निकाला मेरे लिए। तो तब मैंने कुछ लाइन लिखी और उनको समर्पित किया कि क्या लिखूँ तुम्हारे लिए? हुँ, हुँ। कि तुम क्या हो मैं कैसे बताऊँ? कि तुम क्या हो मैं कैसे बताऊँ? मुमकिन नहीं हमारे लिए। तुम क्या हो मैं कैसे बताऊँ? मुमकिन नहीं हमारे लिए और शब्दों में बयाँ करना है मुश्किल, सोचती हूँ क्या लिखूँ तुम्हारे लिए? सोचती हूँ अरे वाह! क्या लिखूँ तुम्हारे लिए? लिखो तुम्हारे लिए। जी, और तुम बिन मेरा सब कुछ अधूरा है कि तुम बिन हुँ, मेरा सब कुछ अधूरा है, तुम संग मेरे नाम का होना करता मुझे पूरा है। कोई गीत होते तो गाकर सुनाती, कोई गीत होते तो गाकर सुनाती, राग हो मेरे दिल के कैसे गुनगुनाऊँ और तुम क्या हो मैं कैसे बताऊँ? और तुम क्या बिल्कुल। हो मैं कैसे बताऊँ? और अब बाकी नहीं कोई चाहत मेरी,
कि अब बाकी नहीं कोई चाहत मेरी, तुमसे मिलकर हुई हर ख्वाहिश पूरी। और दरिया होते तो ठहर जाती, जो दरिया होते तो ठहर जाती, सागर हो तुम मेरे, सागर हो तुम मेरे, नदी बन बह जाती हूँ तुम्हारे लिए। और सोचती हूँ क्या लिखूं तुम्हारे लिए, और सोचती हूँ क्या लिखूं तुम्हारे लिए। मेरे दिन के उजाले मेरे रातों के साज हो तुम, मेरे दिन के उजाले मेरे रातों के साज हो तुम, मेरे हाथों की मेहंदी में रंगे प्यार हो तुम। कभी बने साथी कभी फर्ज दोस्त का निभाया, कभी बने साथी कभी फर्ज दोस्त का निभाया। और बदले कई मौसम, और बदले कई मौसम हमेशा साथ निभाया। जो रंग बहार के होते, जो रंग बहार के होते तो बदल जाते, एहसासे सिंदूरी रंग हो, एहसासे सिंदूरी रंग हो। मांग में सजाती हूँ तुम्हारे लिए, और सोचती हूँ क्या लिखूं तुम्हारे लिए, और सोचती हूँ क्या लिखूं तुम्हारे लिए। क्या और बात जिंदगी के हर मोड़ हर सफर में, थोड़ी कविता लंबी है। है, कि जिंदगी के हर मोड़ हर सफर में दिया है साथ हाथों को लिए हाथ में। मेरे आंखों में सजते सपनों को अपना बना लिया, कि मेरे आंखों में सजते सपनों को अपना बना लिया। और जब भी लड़खड़ाई मैं मुझे गिरने नहीं दिया, और जब भी लड़खड़ाई में मुझे गिरने नहीं दिया। जो बात एक जन्म की होती, जो बात एक जन्म की होती तो बंधन लिख भी देती, जो बात एक जन्म की होती तो बंधन लिख भी देती। तुम संग नाता जन्म जन्म का है, 7 जन्म लफ्जों में कैसे लिखूं तुम्हारे लिए, और सोचती हूँ क्या लिखूं तुम्हारे लिए, और सोचती हूँ क्या लिखूं तुम्हारे लिए। तो ये एक कविता मैंने लिखी थी बहुत ही जो प्यारी है मैम, बहुत ही प्यारी कविता है। जहाँ आज के समय में देखते हैं कि एक बहुत कम समय में बहुत सारे हमने केस देखे हैं जहाँ पति पत्नी बहुत छोटी छोटी बातों पे तलाक ले रहे हैं। वैसे में आपने इतनी प्यारी रचना लिखी और इतने सारे उसमें भाव डाले हैं, इतनी गहराई है इस रचना में कि हम क्या व्याख्या करें। तो आदरणीय, बहुत ही प्यारी रचनाकार हैं आप और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिया है। कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जी, मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगी कि देखिए ज़िंदगी मैंने पहले भी कहा कि एक सफ़रनामा है, हम सबों को तय करना है, अपने-अपने तरीके से तय करना है। और ये नहीं सोचना कि वो उन्होंने इस चीज़ को पा लिया, मुझे क्यों नहीं मिला, ये कभी भी ना सोचें। आप ये सोचें कि जो मुझे मिला है वो बहुत पर्याप्त है, और मैं इसमें ही अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी के लिए, और हमारे साहित्यकारों के लिए जो अभी नवाकुर है, जो अभी रचनाएँ लिख रहे हैं और आगे बहुत बेहतर करना चाहते हैं, उन सब से यही कहूँगी कि आप पढ़िए, सुनिए, पढ़ना ज़रूरी है, साथ ही सुनना ज़रूरी है। और जहाँ भी आपको लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, तो ज़रूर सीखें। सीखने में संकोच ना करें। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ आपको सिखाया जाता है, हर तरह की चीज़ों का ज्ञान आपको वहाँ मिल जाता है। तो आप सीखें और बेहतर करने की कोशिश करें। और अगर समय हो तो मैं एक अपनी और रचना आप लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी। मेरी आवाज़ जा रही है मुस्कान जी? बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपकी रचनाएँ इतनी प्यारी है और आपके पास इतने सारे भाव हैं, तो हम सभी भी चाहते हैं कि आपकी सारी रचनाओं को हम लोग सुनें। तो आपकी जल्द ही दूसरी पार्ट भी आने वाली है। जी हाँ, श्रोताओं, आपको भी निराश नहीं होना है। पूर्णिमा जी से बहुत सारी खास बातचीत होगी और उनकी बहुत सारी रचनाएँ आपको सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी मैं आप सभी से यहीं पे लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में। बिल्कुल, पूर्णिमा जी के साथ ही मिलूँगी, तो बिल्कुल भी निराश ना हो, इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें, शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आप सभी से लेती हूँ अलविदा, फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में पूर्णिमा जी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।